नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व इन्हें आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। कल के कथानक में इसका कुछ वर्णन किया गया था कि किस प्रकार हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है वो अंग्रेजी सरकार की आंखों में धूल झोंकते हुए जबकि उनको अपने घर में हाउस अरेस्ट किया गया था और वो हमारे जो आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिक थे तो और उनके जो समर्थक थे उनको कैसे उनको यहाँ से वैसे तो शुरुआत किया था उनके भतीजे शिशिर कुमार बोस ने, लेकिन बाद में जो उनके आज़ाद हिंद फौज के जो समर्थक थे और उसमें ज़्यादातर जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से थे, उनको भारत के बाहर और काबुल तक पहुंचवाया और काबुल से जो है एक इटालियन नागरिक के रूप में इनको जर्मनी पहुंचवाया। ये एक बहुत बड़ी गाथा है। उस पिछले कथानक में यह भी स्पष्ट करने की कोशिश की गई थी कि हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विषय में यदि पूरे देश में चर्चा होती, अब आप देखते हो कि किस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। एक जो है बीजेपी की ओर से सुधांशु त्रिवेदी का देख लीजिए, वो दिन रात जो है वो पिछले हिंदू सनातन का वेद पुराण फलाने ढिकाने की बात लाकर और उसमें छद्म विज्ञान सूडो साइंसेस को चिपका कर पता नहीं छद्म विज्ञान को चिपका करके यानी कौन सा मकसद वो पूरा करना चाहते हैं, जबकि इस देश में माहौल बस जो होने की आवश्यकता है वो हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हमारे शहीद आजम भगत सिंह, बाबा साहब अम्बेडकर, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडिलू इत्यादि
जिनकी कुर्बानी और शहादत की बदौलत ये अंग्रेज यहाँ से भागने को मजबूर हुए और हम सभी को आज़ादी नसीब हुई, और जिनकी प्रेरणा कहती है कि हमारे लिए ये राष्ट्र भारतवर्ष सर्वोच्च है, सच्चे अर्थों में हमारा जो हमारी आवाम भी सर्वोच्च है, और सभी लोग, सभी देश के लोग अपने ही भारतीय भाई बहन हैं, और जो भी हमारे देशवासी हैं उनमें जो आपसी संबंध है, जो आपसी आकर्षण है, जो आपसी बंधन है, वो सिर्फ भारतीयता का है। और फिर जब इस देश के संचालन के लिए जो भारत का संविधान बना, उसने भी इसी बात की पुष्टि की कि हम भारत के लोग हैं, वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैं, और हमारा संवैधानिक और वास्तविक वजूद यही है कि हम भारतीय हैं। तो इस देश में हमारे इन अमर शहीदों का, राष्ट्रभक्तों का, क्रांतिकारियों का माहौल और संवैधानिक माहौल होने की आवश्यकता है। अब देखिए, इस माहौल को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और फिर इसी जेएनपीसी समर्थित सरकारें तो उतना जरूरत नहीं की, लेकिन बाद में ये जो मोदी महोदय का जो शासन आया बीजेपी वालों का, वो ये पूरा का पूरा जो अन्य राजनीतिक शक्तियां रहीं, तो इस माहौल को हमेशा जो है उसको नष्ट भ्रष्ट करने की ही दिशा में काम करती रही। जैसा कि मैंने बताया है, उसको मैं फिर से कह दे रहा हूँ। इस देश में जिस माहौल की आवश्यकता है, जिससे कि हमारा ये अब हमारे मुल्क का वजूद जो है वो कायम रहे, और हमारे देश में जो है आपसी भाईचारा और आपसी एकता, हमारे देश में भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा, भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव और आपसी भरोसा, आपसी विश्वास, और गंगा जमुनी तहजीब, साझी सोच, साझी संस्कृति, साझी विरासत, साझा इतिहास, इसका वातावरण हो, और हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और शहीद आजम भगत सिंह, बाबा साहब अम्बेडकर और अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद इत्यादि अमर शहीदों की देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, अवाम परस्ती का माहौल हो, और हमारे देश में संवैधानिक माहौल हो। इस माहौल की आवश्यकता है, लेकिन इस माहौल को ये देश की, भारत की दुश्मन ताकतें, भारत की दुश्मन ताकतों में सबसे बड़ी दुश्मन जेएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी, और इसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी की ये ताकत, इसी माहौल को नष्ट भ्रष्ट करने में दिन रात सक्रिय हैं और संलिप्त हैं। इस सच्चाई को समझने की आवश्यकता है, और उस पर ऊपर से
जिन लोगों ने इस मुल्क के साथ गद्दारी की, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ गद्दारी की, और हमारे शहीद आजम भगत सिंह के खिलाफ गद्दारी की, हमारे उधम सिंह और मदन धिंगरा और चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ गद्दारी की, उन्हीं का, और इतना ही नहीं, अंग्रेजी सरकार के चहेते बने रहे। जिस अंग्रेजी सरकार के खिलाफ लड़ते हुए अपने देश की आज़ादी की खातिर हमारे 7 लाख क्रांतिकारी शहीद हो गए, उसी अंग्रेजी सरकार की भक्ति करते हुए, उसी अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादारी निभाते हुए, उसका विश्वास पात्र बनते हुए, उस अंग्रेजी सरकार से राय बहादुर, हिंद केसरी, नाइटहुड की उपाधि लेते हुए, या शुद्ध शब्दों में शुद्ध शब्दों में उस अंग्रेजी सरकार के लिए दलाली और मुखबिरी करते हुए, जो शक्तियां खास करके मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू, इनकी भारत के खिलाफ और हमारे इन जो अमर शहीद राष्ट्रभक्त और क्रांतिकारियों के खिलाफ जो गद्दारी की है, सारी गद्दारियों को छिपा करके इनके एक झूठी महिमा मंडन का जहरीला वातावरण इस देश में फैलाया गया है। भारतीय जनता दल का अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से, अपने आदरणीय भारतीय आवाम से निवेदन और समझाने का यत्न यही है कि आप इनको ठीक से पहचानिए, और आपकी कार्रवाई की अंतिम जो परिणत है वो है इलेक्शन, चुनाव के वक्त में इनका इंतजाम करिए। अब तक जब से ये भारतीय जनता दल कम से कम 4 साल या 4.5 साल से ये मुहिम चला रहा है, तो उसका असर तो अब जाकर है, लेकिन वो भी आंशिक है। आंशिक असर ये है कि कुछ लोग जो आंतरिक रिपोर्ट और प्रिंट मीडिया की रिपोर्ट, अखबारों की रिपोर्ट के अनुसार कि लोगों में आक्रोश है, वोटिंग परसेंटेज घट रहे हैं, लेकिन इस संबंध में भारतीय अवाम ताकत दल का अपने आदरणीय भारतीय अवाम से यही कहना, यही निवेदन है कि ये जो समस्या है, ये इसमें बहुत ये समस्या रूपी मैंने काफ़ी इसमें जंग लगा हुआ, काफ़ी मूर्छा लगा हुआ है, और इसकी अंतिम जिम्मेदारी हमारे आदरणीय भारतीय अवाम के कंधों पर ही है। इसलिए ये आधे मन से यदि आप करेंगे तो इसका समाधान कभी भी नहीं निकलेगा। एक तो इस वीडियो को, जो कि भारतीय जनता दल ने अभी सोशल मीडिया के यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से लोगों में जो है माने भारतीयता आधारित एकता और राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति और हमारे जिन अमर शहीदों की बात ये करता रहता है। बाबा साहब भी हैं। बाबा साहब ने फिजिकली कोई कोई इस तरह से शहादत कुर्बानी नहीं दी है, लेकिन उन्होंने जो काम किया है हमारे भारतीय समाज के उस तबके के उद्धार के लिए, उत्थान के लिए, जिसके साथ हजारों साल तक जो है नाइंसाफ़ी हुई, अन्याय हुआ, शोषण हुआ संस्थागत, और उसको बहुत चोटें मिली, बहुत घाव मिले, और उसको मरहम लगाने की हमेशा मरहम लगाने के लिए हमारे बाबा साहब ने इस भारतीय समाज को
को हिदायतें दी हैं। ये बात दूसरी है कि बाबा साहब को भुनाने वाले और उनके नाम पर राजनीति करने वाले उनके सारे आदर्शों की सारे आदर्शों सारे वो सिद्धांतों की हत्या कर रहे हैं, बात दूसरी है। लेकिन फिर भी भारतीय अवाम ताकत दल का कहना है कि बाबा साहब के आदेश, उनके आदर्श, उनके सिद्धांत, उनके बताए हुए रास्ते इस देश के लिए अमूल्य हैं और बाबा साहब खुद इस देश के एक अमूल्य रत्न है और निधि है। और ये भी बात सत्य है कि बाबा साहब को जो इज्जत पूरे समाज से मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए, और जिस सम्मान के वो आधिकारिक हकदार हैं वो सम्मान भी ये समाज जो है कभी इस कारण से कभी उस कारण से वो सम्मान भी ये समाज उनको दे नहीं पा रहा है। नाम जरूर भुनाता है, तो नाम भुनाना जो है वो अलग बात है, और सम्मान देना और हृदय से मन से सम्मान देना वो अलग बात है। तो हृदय से मन से सम्मान अभी नहीं दिया जा रहा है। और अक्सर जो देखने को मिलता है, जो हमारे बाबा साहब के विरुद्ध जो दुर्भावना रखते हैं, अक्सर कहते हैं कि ये इसी ने संविधान बनाया और इसी ने संविधान में आरक्षण डाल दिया। ये दोनों बात झूठी हैं, ये दोनों बात झूठी हैं। सिर्फ बाबा साहब ने ही संविधान नहीं बनाया, बाबा साहब का योगदान है, बहुत बड़ा योगदान, लेकिन उन्होंने संविधान नहीं बनाया। संविधान बनाने वाली एक संविधान सभा थी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, जिसने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन काम किया था। और उस संविधान सभा के अधीन कई समितियां थी, और उस समितियों में एक जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, तो उस महत्वपूर्ण समिति वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति। संविधान सभा के अध्यक्ष हमारे परम विद्वान और परम राष्ट्रभक्त हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और वो हमारे बाबा साहब की विद्वत्ता का आदर करते हुए जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी मसौदा समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति, उसका अध्यक्ष बनाया। तो यह है लोगों के संविधान बनाने में लोगों के वो योगदान का स्तर। तो बाबा साहब का संविधान बनाने में ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन ये इस तरह से प्रचारित करना कि बाबा साहब ने ही संविधान बनाया है, यह जो है इस तरह का झूठ अपनी पीठ पर लाद कर ढोने से कोई फायदा नहीं। तो इसलिए इस संबंध में भारतीय अवाम ताकत दल बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता है कि संविधान सिर्फ जो है बाबा साहब ने नहीं बनाया, संविधान बनाने में उनकी बहुत बड़ी और बहुत अहम भूमिका है। दूसरा, आरक्षण भी बाबा साहब ने नहीं डाला है। आरक्षण जो है इन्हीं जेएनपीसी वालों ने अपने वोट सत्ता को पुख्ता करने के लिए, समाज को बांटने के लिए जो है वो आरक्षण डाला, और उस आरक्षण को अस्थायित्व प्रदान करने के लिए 10 साल और हमारे भारतीय समाज में विखंडन पैदा करने के लिए, और उसी आरक्षण की भीड़ में एक मानसिकता हमारे देश में मानसिकता कि उसी आरक्षण की भीड़ में घुसने के लिए सभी काफी भारतीय भाई बहन कि एक मानसिकता का जो है वो मानसिकता वो पैदा किया। तो इस तरह से इस आरक्षण ने इस मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान किया, बल्कि भारतीय अवाम ताकत दल तो इस आरक्षण को एक बहुत बड़ी विभीषिका मानता है। तो बाबा साहब के प्रति जो है दुर्भावना रखने वाले इस तरह की एक गलत और निराधार बातों को लेकर के वो एक घृणा जो है वो पाले हुए हैं।
लेकिन ये उनको भी जानना चाहिए कि बाबा साहब का जो प्रयास, जो उद्देश्य, मैंने देशभक्ति तो थी ही, लेकिन हमारे उस तबके के लिए और जिधर किसी का ध्यान नहीं गया था और जो काम बहुत जरूरी था, उस काम को बाबा साहब ने उसी का बीड़ा उठाया। और उन्होंने जो है उसी तबके के उत्थान को लेकर के उन्होंने पूरे भारतीय समाज को हिदायत दी कि भाई ये जो तबका जिसके साथ साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ, बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई, इसका शोषण हुआ, हर तरह से शोषण हुआ है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, इज्जत का भी शोषण हुआ है, इसको एक सामाजिक मरहम लगाने की आवश्यकता है। वो मरहम कैसा हो, इसके लिए भी बाबा साहब ने अपने भारतीय समाज के विवेक पर छोड़ दिया। तो ये उनका मूल संदेश था। लेकिन इसमें भी दुख की बात है कि उनके नाम पर राजनीति करने वाले और उनके नाम पर राजनीति करने वाले और उनका नाम लेकर के राजनीति करने वाले उनके सभी आदर्शों की हत्या कर रहे हैं। और उदाहरण के लिए जो मायावती का संगठन है, कांशीराम का संगठन है, इसके बाद चंद्रशेखर रावण, बामन मिश्रम इत्यादि जो है उनके आदर्शों की हत्या ही कर रहे हैं। सिर्फ एक नफरत का जो है वो माहौल वो बनाए हुए हैं। बाबा साहब जो है इस तबके के प्रति जिस तबके के साथ हजारों हजार साल तक नाइंसाफी हुई और जिसके उत्थान के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, लेकिन कभी भी उनके मस्तिष्क में प्रतिशोध की भावना नहीं आई। लेकिन ये सब जो है मायावती मंडली, चंद्रशेखर मंडली, बामन मिश्रम मंडली और राजरत्न प्रकाश अंबेडकर मंडली जो है, ये हमेशा प्रतिशोध और जो है नफरत का ही माहौल जो है ये बनाने में हमेशा ये सब सक्रिय है। तो इस तरह से बाबा साहब के आदर्शों की, मैंने खुलेआम उनके आदर्शों के और उनके सिद्धांतों के और उनके बताए हुए रास्तों की सरेआम जो हत्या है, तो बाबा साहब का जिक्र इसलिए करना जरूरी है और हमेशा जरूरी रहेगा कि भारतीय जनता दल ने इन्हीं सब बातों का मूल्यांकन करके उनको अमर शहीदों की श्रेणी में रखा है। हालांकि उन्होंने कोई फिजिकली, माने शारीरिक रूप से कोई वो बलिदान नहीं दिया है, फांसी पर नहीं चढ़े हैं, लेकिन वह किसी भी क्रांतिकारी, किसी भी जो है वो अमर शहीद से कम महत्वपूर्ण नहीं है, उन्हीं के बराबर हैं। और यही बात जो है भारतीय जनता दल उनको वही सम्मान देना चाहता है जो हमारे अमर शहीद जो है हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह इत्यादि की श्रेणी में। तो ये उसकी मान्यता है। तो यही बात कह रहा है कि भाई हमारे देश का वातावरण जो है इन्हीं लोगों का हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का हो, भगत सिंह का हो, अंबेडकर साहब का हो, और जो है हमारे जो और भी अमर शहीद हैं जो है चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह, इनका वातावरण हो, और हमारा एक संवैधानिक वातावरण हो। इस वातावरण को तबाह करने के लिए ये जीएनपीसी वाले, कम्युनिस्ट वाले, बीजेपी वाले दिन रात लगे हुए हैं। यही वो चिंता का विषय है। इस संबंध में जो तथ्य, जो सच्चाइयां, जो हकीकत, और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता दल शायद, कोई दावा नहीं, शायद वो अकेला एक ऐसा संगठन है जो कि इस संबंध में सारी सच्चाइयां अपने अवाम के सामने रख रहा है, और अवाम भी इस दिशा में समझने की कोशिश कर रही है। और जो अवाम समझ रही है, यही इन विघटनकारी ताकतों का, इन विघटनकारी ताकतों में बीजेपी भी है, कांग्रेस तो है ही, कम्युनिस्ट वाले तो हैं ही, और जितने भी छुटभैया किस्म के हैं
जो कि जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, प्रांतवाद के आधार पर भारतीय समाज को बांट करके उनको उसी अनुसार मानसिक गुलाम बना करके उनसे वोट छीन करके सत्ता हथियाने की साजिश में लिप्त हैं या सक्रिय हैं। वो ताकतें जो है भारतीय जनता दल के इस अभियान का कि भारतीयता के आधार पर ही एकता होनी चाहिए, भारतीयता के आधार पर आपसी एकता होनी चाहिए, भारतीयता के आधार पर ही आपसी भाईचारा होना चाहिए, वो ताकतों को भारतीय जनता दल के इस प्रयास से बहुत तकलीफ वो महसूस कर रहे हैं। और शायद वो इस बात को देख रहे हैं कि यदि हमारे देश में भारतीय एकता आ गई और लोग इसके प्रति जागरूक हो गए तो इनकी विघटनकारी दुकानों का क्या होगा, सामाजिक विखंडनकारी दुकानों का क्या होगा। ये चिंता शायद उनको सताने लगी है। भारतीय जनता दल का ये कहना है कि विघटनकारी ताकतों के चिंता से भारतीय आवाम ताकत दल को कोई सरोकार नहीं है। जो विघटनकारी ताकतें हैं हमारे समाज में को तोड़ने वाली, और इतना ही नहीं, वो जो है काफी नफरत फैलाने वाली ताकतें भी, खास करके जब से ये मोदी महोदय शासन में आए हैं 2014 से, वो और सक्रिय हो गई हैं नफरत फैलाने वाली, और उसमें भी विशेष करके हिंदू मुस्लिम। ये मोदी महोदय के शासन की देन है। और हम नहीं कहते हैं कि वो इस तरह का हिंदू मुस्लिम का नफरत सिर्फ बीजेपी कर रही है। बीजेपी बीजेपी के जो सिपह सालार जो कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं, और भी लोग जो है वो माने इन्हीं की देखा देखी और भी इस तरह के तत्व जो है वो सक्रिय हो गए हैं, नफरत फैलाने वाले। भारतीय जनता दल ने इन नफरत फैलाने वालों के भी इलाज के लिए कई बार निवेदन किया था, और उसमें सबसे आगे है नफरत फैलाने वालों में पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। हालांकि वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो है कुछ चोंगा बदलने की कोशिश भी कर रहा है। कभी वो नेहरू को भी शायद गद्दार बोलना अब शुरू किया है, और आप देखिएगा कि कुछ समय बाद वो गांधी को भी गद्दार बोलेगा। तो सब बोलेंगे, ऐसी बात नहीं है, सभी बोलेंगे, लेकिन जरूरत है कि जब पूरा देश बोले, जब तक इन दोनों को गद्दार के रूप में बेनकाब नहीं किया जाएगा, तब तक इन्हीं गद्दारों की यानी झूठी महिमा मंडन का जो औरा है, जो वातावरण है, जो परिवेश है, वो समाप्त नहीं होगा। और तभी जाकर के हमारे इन अमर शहीदों का महत्व जो है हमारी आवाम के सामने आ पाएगा। तो वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो है अब नेहरू को भी गद्दार कहना शुरू किया है। हो सकता है कि भारतीय जनता दल के इस मुहिम की प्रक्रिया में वो एक अपने रणनीति में कोई बदलाव लाया हो, नकल करके ही सही, कोई बात नहीं है। तो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और उसका यही है कि निराधार अकारण और बिला वजह जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों पर आक्रमण करना, हमला बोलना, ये उसका धंधा है। और उसी के बराबर जो है यति नरसिम्हानंद सरस्वती भी है, और उन्हीं की तरह ये तौकीर रजा, शफीकुर रहमान वर्क, और हालांकि ये असदुद्दीन ओवैसी का मुहिम उतना जहरीला नहीं है ये, लेकिन जिन मुद्दों को लेकर असदुद्दीन ओवैसी आता है
वो मुद्दे भी इस समाज में भेद विभेद ही पैदा करते हैं, बिला वजह के मुद्दे, कोई भी मुद्दा, माने हिजाब का है, फलाने का, ठिकाने का, और खास करके जो उदाहरण के लिए नुपुर शर्मा के बयान पर जो इस तरह का जहरीला वातावरण वो पैदा हुआ कि सरतन से जुदा की धमकी भी दी गई और उसी अनुसार जो है हत्या भी की गई। तो इस तरह की हत्याओं को रोकने के बजाय इनडायरेक्टली, अपरोक्ष रूप से उसके समर्थन में, और असदुद्दीन ओवैसी जो है, जो आतंकवादियों के को कानूनी सहायता पहुंचाने के भी यानी मामले में पीएफआई के खिलाफ जब कार्रवाई होती है तभी उसके प्रति हमदर्दी दिखाने में, इसमें तो इस तरह की गतिविधियां उसकी देखी गई हैं। लेकिन उस तरह का नफरत वाली बात जो है वो हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के खिलाफ कोई नफरत की बात वैसे नहीं करता है जैसे कि पुष्पवंत कुलश्रेष्ठ हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के खिलाफ ये नफरत जो है वो फैलाता रहता है। तो वैसी गलती नहीं करता है असदुद्दीन ओवैसी। लेकिन उसका जो छोटा भाई है ये जो है इन समूह से बहुत ज्यादा, पुष्पवंत कुलश्रेष्ठ और यति नरसिम्हानंद सरस्वती जो नफरत ये फैलाते हैं उससे कई गुना वो अकबरुद्दीन ओवैसी अकेले फैलाता है, और वो भी हिंसक रूप में। 10 मिनट के लिए पुलिस सेना हटा दीजिए, मैं मारकाट मचाऊंगा, 100 करोड़ पर 30 करोड़ भारी हमने शासन किया है। इस तरह की नफरत की आग जो है उसका छोटा भाई फैलाता रहता है। और बाकी तो मैंने बताया कि जो ये वामन मिश्रम है, चंद्रशेखर रावण है, प्रकाश अंबेडकर है, राजरत्न अंबेडकर, ये सब भी नफरत का एक गिरोह है। तो इनके इलाज के लिए भारतीय जनता दल ने बराबर बताया है कि इनकी सभाओं को शून्य करिए, उनको काले झंडे दिखाइए और इनकी गतिविधि को हतोत्साहित करिए, डिस्करेज करिए। अब भारतीय जनता दल के इस प्रयास को जहां हमारी आवाम में, हालांकि हम नहीं कहते कि पूरा इसकी लहर दौड़ गई है, सुनामी आ गई, ऐसा नहीं है, लेकिन जो भावना प्रकट हो रही है उसको मैं बता रहा हूं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये 1857 की जो हमारी आज़ादी की प्रथम क्रांति थी उसके बाद ये पहला बहुत बड़ा एक अभियान है हमारे देश में भारतीयता आधारित एक भावनात्मक एकता लाने का, इस देश को बचाने का, और खास करके दूसरी और वास्तविक आज़ादी लाने का। ये हमारी आवाम आवाम में धीरे धीरे ये भावना जो है ये बन रही है, उठ रही है। और लेकिन इसके साथ साथ जो है वही जो विघटनकारी ताकतें हैं उनके जो अभी भी चमचे और समर्थक हैं वो अभी भी अनाप शनाप कुतर्कों के द्वारा अपनी अनाप शनाप जो है बातों को लेकर के कुतर्क देना जो है वो रुक नहीं रहे हैं। जैसे कल जो हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक और राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विषय में कुछ बातें जो बताई गई, तो उसकी प्रतिक्रिया में एक कोई कांग्रेसी नेता यह कहते हुए सुना गया। देखिए, सर्वप्रथम हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन और हमारी आदरणीय भारतीय अवाम इस बात को अच्छी तरह से समझ ले कि जो जितने भी अपराधी होते हैं, माने छोटे स्तर के या बड़े स्तर का जो भी है, और जितने भी विघटनकारी ताकतें या देश विरोधी ताकतें होती हैं और अपनी देश विरोधी या गद्दारी की
हरकतों को बचाने के लिए या उसको डिफेंड करने के लिए वो 4 अस्त्रों का इस्तेमाल करती हैं। 4 तरह के अस्त्रों का। किस बात के लिए? कि अपनी जो है देश विरोधी, भारतीय समाज विरोधी गतिविधियों को छिपाने के लिए, ढकने के लिए, या उसको जस्टिफाई करने के लिए, या उसको उचित ठहराने के लिए जो है वो 4 अस्त्रों का वो सहारा लेते हैं। पहला उनका अस्त्र है झूठ बोलना। पहला अस्त्र उनका है झूठ। कोई भी हकीकत बात जो है, और उनका विश्वास रहता है कि भाई कि यदि हम झूठ को 100 बार बोलेंगे तो लोग या जनता इसको सत्य मान लेगी। तो हर वक्त वो झूठ बोलते हैं। तो झूठ उनका बहुत बड़ा एक अस्त्र है और बहुत बड़ा सहारा है अपने इसी समाज विरोधी, भारत विरोधी मैंने जो गतिविधियां हैं, उनकी कारनामे हैं, करतूते हैं, उनको ढकने के लिए। दूसरा है अफवाह फैलाना, झूठी बातों को लेकर के। दूसरा उनका हथियार होता है अफवाह। तीसरा है उनका दुष्प्रचार। इन्हीं के सहारे दुष्प्रचार करना समाज में। जैसे अभी फिलहाल भारतीय जनता दल के खिलाफ जो दुष्प्रचार है 2 तरह का। एक तरह का जो है, जो बीजेपी के सिखाए पढ़ाए छुटभैया हैं, बोलते हैं कि सनातन नष्ट हो जाएगा, इस तरह का दुष्प्रचार। और कुछ लोकतंत्र नष्ट हो जाएगा, संविधान नष्ट हो जाएगा। यही 3 इनके जुमले हैं। लोकतंत्र नष्ट हो जाएगा, संविधान नष्ट हो जाएगा और सनातन नष्ट हो जाएगा। तो ये इनका एक दुष्प्रचार है। तीसरा। चौथा इनका जो है वो असामाजिक तत्वों की तरह जो है, या गुंडे माफियाओं की भाषा में धमकियां। किसको बंद कर दो, पानी बहुत सर से ऊपर बह रहा है, इस तरह के। तो यही इनके 4 हथियार हैं। हमेशा झूठ बोलना, अफवाह फैलाना, दुष्प्रचार करना और धमकी। इसके अलावा इन ताकतों का भारतीय जनता दल के जो ये विचार हैं, जो कि अपने आवाम के सामने हम रख रहे हैं, देश में भारतीयता के आधार पर एकता हो, भारतीयता के आधार पर भाईचारा हो, आपसी जो है जो सामाजिक ताना बाना और मजबूत रहे, साझी सोच हो, गंगा जमुनी तहजीब वाली बात हो, और हमारा संवैधानिक वातावरण हो, हमारे शहीदों का वातावरण हो। इसके विरोध में कुतर्क लेकर के आ रहे हैं। तो इसी संबंध में जो बताया जा रहा है कि कल के कथान के एपिसोड में जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विषय में बताया गया था, तो एक कांग्रेसी नेता वो एक झूठ लेकर चला आया और वो यह कहते हुए सुना गया कि कांग्रेस ने सुभाष चंद्र बोस को सम्मान दिया और उनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। एक झूठ लेके आया। भारतीय जनता दल का इस विषय में यह कहना है कि भारतीय जनता दल ने इसी यूट्यूब के वीडियो के इनके पैगाम के माध्यम से कई बार बताया है कि कांग्रेस अध्यक्ष बनने में किस प्रकार ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी जो है अपनी मंडली के द्वारा सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में उनको अपमानित करने के लिए, क्योंकि कांग्रेस का अध्यक्ष के चुनाव में हार जाए, इसकी साजिश किया था। इसका वर्णन जो है जो कुछ एपिसोडों में जो किया गया था, उसी को कुछ नमूने के तौर पर हम बता रहे हैं। 1939 के पहले 1938 में
वो सर्वसम्मत से हरिपुर अधिवेशन में, हरिपुर पड़ता है वो गुजरात में, वो चुने गए थे। ये गांधी और नेहरू की जो कांग्रेस थी वो ये अंग्रेजी सरकार की वफादारी, विश्वासपात बनने का उसकी कोशिश और दिखावे के लिए मुखौटा कि हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और सच्चे अर्थों में तो यह है कि वो अंग्रेजी सरकार की दलाल और अंग्रेजी सरकार के लिए मुखबिरी और चमचागिरी और भक्ति और विश्वासपात बनना तो वो तो उसके साथ ही था। तो ये उनका चरित्र था। तो संजोग से या कुछ संजोग ही कह ले, जो भी कह लीजिए, सुभाष चंद्र बोस जो है 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष जब बने तो इतना बड़ा विरोधाभास उनको देखने को मिला। सुभाष चंद्र बोस जो है कट्टर राष्ट्रभक्त और इन अंग्रेजों को भगा करके ही आज़ादी लेने का उनका विचार और ये ठहरे जो है वो अंग्रेजों के चमचे। तो दोनों में एक संघर्ष, एक एडिशन चलता रहा। तो जब अगली बार चुनाव होने को हुआ कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए, तो जब ये मोहनदास करमचंद गांधी मंडली ने पहले से ही वो क्लेमर करना शुरू किया, हल्ला करना शुरू किया कि इस बार जो है सर्वसम्मत वाला रास्ता, सर्वसम्मत वाला तरीका नहीं अपनाया जाएगा। उनको मालूम था कि सुभाष चंद्र बोस की देशभक्ति का जो जज्बा है उससे कांग्रेस में भी काफी लोग आकर्षित हुए हैं और ये सर्वसम्मत की बात आएगी तो फिर वो चुन लिए जाएंगे। तो इस मोहनदास करमचंद गांधी और उसकी मंडली ने पहले से ही हल्ला करना शुरू किया, क्लेमर करना शुरू किया कि भाई इस बार सर्वसम्मत से नहीं चुनाया जाएगा या सर्वसम्मत वाला तरीका नहीं अपनाया जाएगा, इस बार कंटेस्ट होगा, यानी वो प्रतिस्पर्धा होगी, चुनाव होगा। और मोहनदास करमचंद गांधी और उसकी मंडली ने अपने सुभाष चंद्र बोस को अपमानित करने के लिए एक कैंडिडेट खड़ा किया, सीता वीरमैया, पट्टा वीरमैया। उनकी साजिश ये थी, उनकी मंशा ये थी कि इस कैंडिडेट को खड़ा किया जाए और फिर चुनाव कराया जाए और फिर जो है इसके सामने जो है वो सुभाष चंद्र बोस को हराया जाए। ये इनकी साजिश मंशा थी। और उस कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में ये मोहनदास करमचंद गांधी अपनी व्यक्तिगत राजनीतिक प्रतिष्ठा को भी दाव पर लगाने से पीछे नहीं हटा, नहीं चुका और इसने घूम करके हमारे सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ प्रचार किया और उसने और इन शब्दों में प्रचार किया कि सीता वीरमैया, पट्टा वीरमैया की हार हमारी व्यक्तिगत हार है। इस तरह के दुष्प्रचार के बावजूद भी हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उस मोहनदास करमचंद गांधी और उसकी मंडली के द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवार सीता वीरमैया, पट्टा वीरमैया को हराया और मोहनदास करमचंद गांधी की साजिश का पर्दाफाश किया, उसको ध्वस्त किया। ये सच्चाई है। उसको वो कांग्रेसी चमचा कह रहा था कि कांग्रेस ने उनको अध्यक्ष बनाया और इतना ही नहीं, अध्यक्ष बनने के बाद फिर ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी जो हमेशा हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ हमेशा गद्दारी और साजिश करता रहा, उसकी रुकी नहीं। अध्यक्ष बनने के बाद
फिर अपने एक चमचे गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा एक सूची भेजी। कब? जब उनको अध्यक्ष बनने के बाद अपनी कार्य समिति यानी वर्किंग कमेटी का गठन करना था। तो वो जो मोहनदास करमचंद गांधी का चमचा गोविंद बल्लभ पंत जो है एक सूची लेके आया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पास कहा कि बापूजी की इच्छा है कि आपकी कार्य समिति में इनको शामिल किया जाए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस तुरंत ताड़ गए कि पिछला 1 साल जो संघर्ष के साथ बीता है, चूंकि सुभाष चंद्र बोस का रास्ता था देशभक्ति का, और ये जो फौज थी मोहनदास करमचंद गांधी वाली, वो अंग्रेजी सरकार की चमचा थी, मुखबिर थी, दलाल थी। तो दोनों में संघर्ष चलता रहा जो है, जबकि वो इसके पहले जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो उनका ये सोचना था कि 1 साल तो कैसे बीत गया, लेकिन अब जो है ये मंडली जो है राजभक्ति के रास्ते पर कांग्रेस को ले जाने नहीं देगी। और फिर वो कांग्रेस का अध्यक्ष भी रहे, और ये मोहनदास करमचंद गांधी अपनी चलाती रहे, और फिर बदनाम हो और बदनामी जाए हमारे जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के रूप में। तो इन बातों को ताड़ते हुए तो तुरंत भाग गए। तो सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का अध्यक्ष पद जीतने के बाद मोहनदास करमचंद गांधी उसकी मंडली की साजिश को पर्दाफाश करने के बाद भी उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा अनुकूल इस्तीफा देना जरूरी समझा और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ये साजिश भी किया, इसने उनको मजबूर किया कि कांग्रेस का अध्यक्ष पद जीतने के बाद जो है उनको इस्तीफा देना पड़ा। ये सच्चाई है। उसको ये कांग्रेसी चमचा कह रहा है कि कांग्रेस ने उनको अध्यक्ष बनाकर उनको सम्मान दिया। ये सारी सच्चाई हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जानना बहुत जरूरी है। ये सब मैंने सारी जो है यानी मोहनदास करमचंद गांधी की गद्दारियां, खास करके हमारे सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ और देश के खिलाफ, ये सब छुपा करके झूठी मंडन, वो भी राष्ट्रपिता, अहिंसा का पुजारी और सत्य का पुजारी, दे दी हमें आजादी बिना खर्च, ये सब झूठा। अरे इतना ही नहीं, ये बातें तो निकल के आ रही हैं कि जब विमान दुर्घटना में की कहानी जब बनवाया इसने, इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने वो सुभाष चंद्र बोस जी के मृत्यु को लेकर के, और क्यों बनवाया कि इसने ही जो है स्टालिन से मिल करके, और देखिए सुभाष चंद्र बोस वास्तव में जब द्वितीय विश्व युद्ध में इसने अमेरिका ने बम गिराए थे इस पर, नागासाकी और हिरोशिमा पर। इसके बाद वो जापान जो है उसने आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया। तो इसके बाद वो सहायता के लिए वो रूस वो निकल पड़े थे। और तमाम जो है मैंने जो इसकी एजेंसियां, खुफिया एजेंसियां हैं इंग्लैंड के, अमेरिका की, और ये दोनों जो है सुभाष चंद्र बोस को कट्टर शत्रु मानते थे। बराबर जो है वो स्कैन करते थे बिल्कुल इनको, सुभाष चंद्र बोस की हर गतिविधि को, कहाँ गए और किससे मिल रहे हैं इत्यादि। तो उनको पता चला कि वो रूस गए हैं मिलने के लिए, स्टालिन से मिलने के लिए। तो अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने इसको कहा, जवाहरलाल नेहरू को व्यंग में कहा कि तुम्हारा दोस्त जो है वो रूस में घूम रहा है, वो रूस में टहल रहा है। तभी ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू स्टालिन से मिलकर के या रूसी शासकों से मिलकर के सुभाष चंद्र बोस को पकड़वा करके साइबेरिया एक क्षेत्र है रूस का,
अब जब भी आप उसका नक्शा देखिए, रूस का तो एक साइबेरिया क्षेत्र पड़ता है, तो उसमें बहुत घने घने जंगल हैं, और उन्हीं जंगलों में बहुत बिहड़ किस्म की जेल है। और वो बिहड़ इस मामले में कि एक बार उसमें कैदी बंद हो जाए तो बाहर नहीं आ सकता, वो सीधे परमात्मा के पास ही जाता है, ऊपर ही जाता है। उन्हीं जेलों में ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू हमारे सुभाष चंद्र बोस को रूसी शासकों से मिलकर बंद करवाया, और निर्मम यातनाओं के साथ इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हत्या करवाई। ये वास्तविकता है, लेकिन ये अभी छिटपुट स्रोतों से ये इस तरह के तथ्य और जानकारी है। अभी इसको सरकार के द्वारा आधिकारिक रूप से जांच करके इसको स्थापित करना बाकी है। तो इतनी बड़ी जो साजिश किया गद्दार जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस को अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के रास्ते में इनको रोड़ा मानते हुए अपने रास्ते से जो हटवाया, तो इतनी बड़ी साजिश की ओर किसी का ध्यान न जाए, इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने एक झूठी कहानी बनवाई कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु जो है विमान दुर्घटना में हुई। और उस झूठी कहानी कि वो विमान दुर्घटना जो कि ताइवान या फार्मोसा के पास जो विमान मैंने उस कहानी के अनुसार, उस झूठी कहानी के अनुसार कि वो विमान जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जापान के टोक्यो से ला रहा था यहाँ के लिए, सिंगापुर के लिए या रंगून के लिए, यहाँ के लिए। तो वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया ताइवान या फार्मोसा के पास, और उसी में नेताजी की मृत्यु हो गई। इस तरह की एक झूठी कहानी इसने बनवाया गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने, ताकि किसी का भी ध्यान इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू की उस साजिश की ओर न जाए, जिस साजिश के तहत उसने हमारे नेताजी को रूसी शासकों के द्वारा मिल करके पकड़वा करके रूस या साइबेरिया के घने जंगलों के किसी जेल में बंद करवा करके निर्मम यातनाओं के साथ उनकी हत्या करवाई। इतनी बड़ी साजिश कि और किसी का ध्यान न जाए, इसीलिए इसने झूठी कहानी बनवाई, और इस झूठी कहानी पूरे देश में ये फैलवा दिया। दो जो है कमीशन ऑफ इंक्वायरी, एक तो खुद गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने खुद बैठवाता है। एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो है वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे शाहनवाज साहब, उनके अधीन ये बनवाया इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने। और दूसरी बार उसकी बेटी जो गद्दार थी इंदिरा गांधी, उसने भी जो है रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस खोसला साहब के अधीन जो है कमीशन ऑफ इंक्वायरी के जरिए इसी झूठी कहानी पर सत्यता की मुहर लगाने के लिए, ताकि देश के लोगों को इसी पर यकीन हो और उस साजिश की ओर किसी का ध्यान न जाए। इतनी बड़ी साजिश किया इसने। और खैर तीसरा जो कमीशन था, जो मुखर्जी कमीशन, जो कि एनडीए सरकार के अधीन जो बना, और उसने काफ़ी व्यापक छानबीन की, जांच किया, और उसने कम से कम ये निष्कर्ष दे दिया कि नेताजी की मृत्यु विमान दुर्घटना के कारण हुई, ये कहानी सत्य नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कैसे हुई, अभी देश को जानना बाकी है। देखिए इन्हीं देश विरोधी देश गद्दारों के ही कारण जो है हमारे इतने बड़े हमारे देश की शख्सियत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, उनकी मृत्यु कैसे हुई, आज तक देश के लिए एक पहेली बनी हुई है, रहस्यमय बनी हुई है। इन्हीं के कारण उनसे संबंधित जो फाइलें जो है ये इन कांग्रेसियों ने, इस देश के गद्दार कांग्रेसियों ने पीएमओ में दबा के रखा हुआ है।
आरटीआई के द्वारा जब भी पूछा गया तो ये सब झूठ बोलते रहे कि इन फाइलों को हम सार्वजनिक इसलिए नहीं कर सकते कि इससे हमारे कुछ देशों से संबंध खराब हो गए हैं। मोदी महोदय भी एक झूठा आश्वासन दिए थे, और इसी आश्वासन पर वो चंद्र कुमार बोस, जो कि पोते हैं, इनके चचेरे पोते हैं, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, वो इसी आशा में बीजेपी में आए थे। लेकिन कुछ ही फाइलों को मैंने सार्वजनिक करने के बाद फिर बाकी सारी फाइलों पर मोदी सरकार के लोग जो है मुंह में कुंडली मार के बैठ गए। जब भी आरटीआई से पूछिए तो फिर उसी तरह का स्टीरियोटिपिकल और रटा जवाब दिया जाता है कि उनसे संबंधित फाइलें सार्वजनिक इसलिए नहीं की जा सकती, और उनको क्लासिफाइड के रूप में इसलिए रखा गया है कि इससे सार्वजनिक करने से हमारे कुछ देशों से संबंध खराब हो जाएगा। वही पुराना रटा झूठा जवाब, या जो पोजीशन लेते थे जीएनपीसी वाले, वो गद्दार जीएनपीसी वाले, तो वही गद्दारी ये मोदी सरकार भी कर रही है। खैर, ये तो चरित्र है वो इन सबों का। आगे जो है, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मरवाने के बाद ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार पर जासूसी करवाता रहा। इसको भी हमारे देशवासी बिल्कुल अच्छी तरह से जान लें, और हर पत्र जो है जो कौन उनके परिवार से मिल रहा है, उनका परिवार जो है किससे मिल रहे हैं, हर वो चिट्ठी जो उनका परिवार मैंने भेजता था उसको जो है पढ़ा जाता था। हर वो चिट्ठी जो उनके परिवार को आती थी उस चिट्ठी को जो है पढ़ा जाता था। इस तरह से एक घिनौना तरीके से उस सुभाष चंद्र बोस के परिवार पर जो है ये जासूसी करवाता रहा गद्दार जवाहरलाल नेहरू। हमारी जो आवाम है, हमारे जो आदरणीय भारतीय आवाम है, इस बात को समझे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनके लाख करने के बाद आज भी लोगों के दिलो दिमाग पर जो है राष्ट्रभक्ति के लिए, त्याग बलिदान के लिए, और जो है देश की आज़ादी के लिए सबसे बड़ी शख्सियत हैं। उस शख्सियत के साथ जो है ऐसा व्यवहार किया, उस शख्सियत के साथ भी और उनके परिवार के साथ भी ये गद्दारी किया इसने, या व्यवहार किया इसने। गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने, जैसा कि भारतीय आवाम ताकत दल ने कई बार बताया हुआ, और ये बात सत्य है कि इस जवाहरलाल नेहरू और मोहनदास करमचंद गांधी की हमारे देश के खिलाफ और हमारे इन अमर शहीदों के खिलाफ गद्दारियों की लंबी फहरिस्त है। उन गद्दारियों के विषय में जानना हमारे देश के लिए बहुत बहुत जरूरी है। उसके कुछ नमूने ही हम या भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों, अपने आदरणीय भारतीय आवाम को हम बता पाए हैं। और उसी नमूने के तौर पर कि सुभाष चंद्र बोस की हत्या कराने के बाद ये जो गद्दार जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस के परिवार पर जो जासूसी करवाता रहा, यहीं तक उसका पेट नहीं भरा, या उसकी इच्छा शांत नहीं हुई। उसने जो है उसको लगता था कि भाई पता नहीं वो हत्या हुई भी कि नहीं हुई। और मान लीजिए एक बैग यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर तो भारत में तो अब उसमें भी भारत के लोग बराबर वो याद करते थे। अरे मैं बताना चाहता हूँ कि जब जिसमें देश पर विभाजन की
ये खबरें अखबार में आती थी, उसके साथ साथ यह भी आता था कि अरे अरे सुभाष तुम कहाँ हो, ये देश के गद्दार जो है वो देश को बांट रहे हैं। इस तरह की खबरें भी आती थी। हम आगे भी बताएंगे, ये एपिसोड कुछ लंबा न होने पाया। जिस समय सब ये देश को बांट रहे थे सिर्फ सत्ता के लिए, अखबारों की सुर्खियों में ये भी बात आती थी कि इस देश की जनता जो है पुकार रही थी सुभाष चंद्र बोस को कि अरे सुभाष तुम कहाँ हो, ये देश के दुश्मन, देश के गद्दार, ये दुष्टवेज जो है देश को बांट रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं थी। देश वो तब भी खोज रहा था और आज भी खोज रहा है, लेकिन ये देश के गद्दार यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की भी सच्चाई जो है वो सच्चाई पर वो ये सब गेंडुली मार के बैठे हुए हैं। गेंडुली मार के बैठी थी ये गद्दार जेएनपीसी भी, और वही गद्दारी कर रही है बीजेपी भी। हमारा बस यही कहना, और कोई बात नहीं। तो उसको इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू को इतने से भी संतोष नहीं हुआ, तो उसने उसमें जो वायसराय था या गवर्नर जनरल बाद में बना या माउंटबेटन, उसके साथ मिल करके ये एक दस्तावेज बनवाया, और उस दस्तावेज के अनुसार हमारे इतने बड़े शख्सियत, यानी आज़ादी के लिए भी, त्याग बलिदान के लिए भी, देशभक्ति के लिए दृढ़ शख्सियत को ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय अपराधी के रूप में डलवाया उस दस्तावेज में। और उसमें उसने यह भी डलवाया कि यदि वो भारत में पाए जाएं तो भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सुभाष चंद्र बोस को पकड़ करके इंग्लैंड के हवाले करें। इस कदर की गद्दारी जो है किया है वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू हमारे सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ। और ये कांग्रेसी चमचे बोलते हैं कि कांग्रेस ने सम्मान दिया है, तो इन्हें आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को इन पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए